में से उबर में 5 राउंड्स हुए थे मेरे। उनमें से फर्स्ट राउंड वाज़ अ स्क्रीनिंग राउंड एंड एवरी राउंड वाज़ अ एलिमिनेशन राउंड। एआई मुझे नहीं लगता कि कंप्लीटली उसको सॉल्व कर सकता है बिकॉज़ इट डज़ नॉट हैव द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। सो अभी भी मुझे लगता है कि आप अगर 2025 में एज अ फ्रंट एंड डेवलपर अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है एंड साथ में बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल भी होने वाला है बिकॉज आज के पॉडकास्ट में जो गेस्ट हैं वो एक फ्रंट एंड डेवलपर हैं एंड उनका जो एक्सपीरियंस है एंड इस पॉडकास्ट में उन्होंने जो इंसाइट्स शेयर किए हैं, जो रोड मैप शेयर किया है, जो मिस्टेक्स शेयर किए हैं एंड जो आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने इस पॉडकास्ट में शेयर की हैं। उनसे आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिलने वाले हैं और आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो आप अगर इन फ्यूचर एज अ फ्रंट एंड अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो सो मेक श्योर टू वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड एंड बिलीव मी ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी डाल दिए हैं, तो आपको अगर पार्टिकुलर किसी पार्ट को जाकर के देखना है तो वो भी आप टाइम स्टैम्प पे जाकर देख सकते हो। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेट्स गो। हाय श्रेया, हाउ आर यू? या आई एम डूइंग गुड, हाउ अबाउट यू? या आई एम आल्सो डूइंग गुड। ओके, सो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे दो कि लाइक आप अभी किस कंपनी में एंड किस रोल पे वर्क कर रहे हो एंड आपकी जर्नी ये कैसे स्टार्ट हुई थी एंड आप यहाँ तक कैसे लाइक जर्नी कैसी रही आपकी? Sure. So presently, I'm working as a SD2 at Uber, primarily on the front end side. 3 साल से थोड़ा ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है एंड इससे पहले आई वर्कड इन 2 कंपनीज, Atlassian and Intuit. So Intuit was the first company that I joined after I graduated, and उसके बाद like I joined Atlassian as a SD1 and now I'm at Uber as a SD2. ओके, तो लाइक आप एज अ फ्रंट एंड रोल पे अभी वर्क कर रहे हो, तो आपकी ये फ्रंट एंड की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है? लाइक आपको स्टार्टिंग से ही फ्रंट एंड में था कि मेरे को यार ये मतलब इसमें जाना है, या फिर लाइक विद टाइम ये आपका थॉट चेंज हुआ? मैंने कॉलेज में ना काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया था। मतलब आई वाज़ नॉट श्योर कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड भी जाना है कि नहीं जाना है। सो ड्यूरिंग दैट एक्सप्लोरेशन मैंने एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स किया। उसमें आई लर्न्ड एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट एंड उसी टाइम मतलब व्हेन आई वाज लाइक लर्निंग दोज थिंग्स इन दैट कोर्स, सो आई रियलाइज कि मुझे मजा आ रहा है वो करने में, बिकॉज वट एवर आई एम कोडिंग आई कैन सी द विजुअल इम्पैक्ट ऑफ वट एवर आई एम कोडिंग आउट, राइट? सो इस वजह से तब से मतलब शौक चढ़ा कि अच्छा ठीक है फ्रंट एंड करना है, एंड तब से मेरा इंटरेस्ट मतलब जाग गया था। तो आई वुड से कि कॉलेज टाइम से ही मुझे काफी इंटरेस्ट था फ्रंट एंड में। ओके ओके, सो लाइक कॉलेज की आप बात कर रहे हो, तो कॉलेज लाइक आपका कौन सा, लाइक टायर 3 कॉलेज से आपने किया या फिर लाइक अच्छा कॉलेज था? सो मैंने ग्रेजुएशन IGDTUW से किया है। ओके, गॉट इट। ओके, सो अभी हम फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम देखें एज अ फ्रंट एंड डेवलपर की अगर हम बात करें तो यूजिंग एआई चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं, काफ़ी ऑटोमेट हो गई हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है? लाइक इन फ्यूचर क्या फ्रंट एंड का कोई है फ्यूचर, क्या इस रोल का कोई फ्यूचर है, या फिर एआई टेक ओवर कर लेगा इस फील्ड को? सी एआई अभी तक मैंने जितना यूज किया और मैंने जितना देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि एआई आपको छोटे छोटे टास्क में हेल्प आउट कर देगा, राइट? जैसे आपने उसको बोला कि ये फीचर बनाना है, तो वो आपको एक बहुत ही बेसिक कोड जनरेट करके दे देगा। उसको ये एआई को ये नहीं पता कि कौन सा डिजाइन पैटर्न लगाना वुड बी बेटर। ये जजमेंट आपके अंदर होना चाहिए एज अ इंजीनियर। एंड जहाँ तक बात है कि हाउ एआई विल अफेक्ट द फ्रंट एंड स्पेस, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोडिंग वाइज ही एआई अभी तक हेल्प कर पा रहा है, बट व्हेन इट कम्स टू डिजाइनिंग कॉम्प्लेक्स फ्रंट एंड आर्किटेक्चर, या फिर आपको एक डिजाइन करना है, कोई कोई भी सॉफ्टवेयर आपको डिजाइन करना है, ठीक है, या फिर आपको कुछ भी कॉम्प्लेक्स काम करना है, सो छोटे मोटे फीचर्स एआई आपको हेल्प कर देगा, उसमें एआई कैन हेल्प। बट अगर कोई चीज किसी भी फीचर की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, तो उसमें मुझे लगता है कि एआई अभी इतना मेच्योर नहीं हुआ है कि इट कैन हेल्प यू आउट। तो इसीलिए आई फील कि मतलब फ्रंट एंड का अभी भी काफी स्कोप है। एंड फ्रंट एंड में काफी कुछ है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग यूआईज ओनली, इट इज ऑल्सो अबाउट लाइक परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, फिर हाउ यू आर modeling your like component hierarchy, how are you passing the data, basically decision making and judgment
लेने की जो स्किल सेट है वो आपके अंदर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या गुड कोडिंग प्रैक्टिसेस है, क्या गुड डिजाइन पैटर्न्स है, मतलब अगर हमने डिजाइन ए यूज किया तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, अगर हमने डिजाइन बी यूज किया तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। एंड अलग अलग बिजनेस यूज केसेस, जो भी बिजनेस प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, एआई मुझे नहीं लगता कि कंप्लीटली उसको सॉल्व कर सकता है, बिकॉज इट डज नॉट हैव द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। सो अभी भी मुझे लगता है कि फ्रंट एंड इज स्टिल सेफ फ्रॉम एआई, मतलब एआई इज नॉट गोइंग टू टेक एनीवन्स जॉब इन द फ्रंट एंड स्पेस एटलीस्ट। सो या दैट इज माय टेक। ओके ओके, दैट्स नाइस। तो जैसे कि आपने बात की कि फ्रंट एंड इज जस्ट नॉट अबाउट यूआई, तो एज अ बिगनर अगर कोई फ्रंट एंड डेवलपर अभी 2025 में फ्रंट एंड में अपना करियर बिल्ड करना चाहता है, तो वो क्या कोर स्किल्स होंगे जिन पे उसे फोकस करना चाहिए? सी मतलब मैं हमेशा से बोलूंगी कि किसी भी इंजीनियर को, अगर इफ समवन इज ट्राइंग टू स्टार्ट इनटू फ्रंट एंड, उनको जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है दैट इज एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट, ये तो आना ही चाहिए बाय एनी मींस। राइट। आई डू अंडरस्टैंड कि आजकल जैसे चीजें काफी तेजी तेजी से चेंज हो रही है, राइट। सो इस वजह से देर इज अ टेंडेंसी टू स्किप on the basics and then jump right into a particular framework, or jump right into building projects, and people think that okay, they might learn on the go. That might also work, but इससे क्या होगा कि you might struggle a lot while you're building a particular project, or while you're learning a particular framework. You might not understand it fully. So मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कुछ टाइम देके, कुछ 2-3 महीने एटलीस्ट देके, आप अपने फंडामेंटल्स अगर आप क्लियर कर लोगे, तो उससे फिर यू कैन build a foundation for becoming a good front-end engineer. ओके ओके, आपने बताया जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट हम्म। हमको एज अ बिगनर हमें कितना टाइम दें? हम एच टी एम एल सी एस एस और जे एस की बात कर रहे हैं, तो कितना टाइम हम दें और उनमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए? बिकॉज अगर हम जे एस की बात करें, जावा स्क्रिप्ट, तो मतलब उसकी कोई वो नहीं है लिमिट, आप जितना सीखोगे वो नेवर एंडिंग है। तो कितना टाइम दें, कितना सीखें, तो एक बार वो रोड में बता दीजिए। श्योर। सो मतलब ऐसा कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है फॉर एनी वंस लर्निंग, क्योंकि एवरी वन लर्न्स एट वेरी डिफरेंट स्पीड। सो बट मैं इतना बोलूंगी कि मतलब एटलीस्ट आप 3 महीने तो दो एक टेक स्टैक को। ओके एंड दैट गोज फॉर एनी टेक स्टैक, मतलब चाहे आप एंड्रॉइड सीख रहे हो, चाहे मोबाइल डेवलपमेंट सीख रहे हो, चाहे आप कुछ भी सीख रहे हो, राइट। तो सेम गोज फॉर एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट ऑल्सो, कि आप एटलीस्ट 3 महीने तो दो। ठीक है। एच टी एम एल सी एस एस आप थोड़ा जल्दी कवर कर सकते हो, लाइक विद इन अ मंथ। बट जावास्क्रिप्ट को तो एटलीस्ट आप 2 महीने दो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इतना वास्ट मतलब लैंग्वेज है कि ऑनेस्टली इवन लाइक मुझे भी काफी साल हो गए, मतलब मैंने कॉलेज में भी जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, मैं अभी भी जॉब में भी वही कर रही हूँ। एंड समहाउ मतलब मैं अभी भी नई नई चीजें सीख रही हूँ। सो वो नेवर एंडिंग है, बट एटलीस्ट जो आपके बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है किसी मतलब एच टी एम एल सी एस एस के एंड जावास्क्रिप्ट के, वो आप एटलीस्ट 3 महीने दो टू फिगर टू लर्न इट, टू अंडरस्टैंड इट। और उसके बाद आई बिलीव यू कैन गेट स्टार्टेड विद एनी फ्रेमवर्क। आप एंगुलर पकड़ सकते हो, आप रिएक्ट पकड़ सकते हो, व्यू पकड़ सकते हो, कुछ भी। ओके ओके। तो अभी आपने लाइक फ्रेमवर्क की बात की, तो अभी लाइक काफ़ी लोग बोलते हैं, लाइक मैं भी बोलता हूँ, मैं अपना बताऊँ तो, कि रिएक्ट जेएस इज़ बेटर चॉइस। तो आपके अकॉर्डिंग एज अ बिगनर किस फ्रेमवर्क को सीखना ज़्यादा बेटर होगा? एंड बिकॉज अभी अभी हम बात करें तो जैसे कि इंडेक्स जेएस है, तो ऐसे काफ़ी सारे नए नए फ्रेमवर्क हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा फ्रेमवर्क सीखना ज़्यादा बेटर चॉइस होगी? सी मतलब जैसे अलग अलग लैंग्वेजेस है, वैसे अलग अलग फ्रेमवर्क्स है, राइट। हम्म। नो राइट और रॉन्ग आंसर कि कौन सा सीखना बेटर होगा। However, in my experience, I have learned both Angular and React in my college days. And अभी जैसे मैंने 3 कंपनीज में काम किया है, एंड तीनों में आई हैव सीन रिएक्ट बीइंग यूज्ड। ओके सो मेरे एक्सपीरियंस में लर्निंग रिएक्ट हैज पेड ऑफ, एंड आई एम यूजिंग दैट इन माई जॉब एज वेल। बाकी देर आर कंपनीज जो नेक्स्ट ईयर भी यूज कर रही है, जो एंगुलर भी यूज कर रही है। सो मैंने एंगुलर अपनी इंटर्नशिप के टाइम यूज किया था एट BNY Mellon। ओके एंड बहुत कंपनीज जैसे स्वेल्ट भी यूज कर रही है, और गिट जैसे आई नो कंपनीज लाइक गिटलैब जो व्यू जेएस यूज करती हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, या फिर इफ ओके यू आर वर्किंग लाइक इंडिपेंडेंटली तो आपकी क्या प्रेफरेंसेस। तो जैसे मुझे ऐसा लगता है कि एंगुलर को सीखने में ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू रिएक्ट,
क्योंकि रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी वेर एज एंगुलर इज अ फ्रेमवर्क। हम्म। डिफरेंस है लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क में, दैट यू कैन गूगल एंड अंडरस्टैंड। या बट यही है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके पास टाइम कितना है सीखने के लिए, एंड आपका यूज केस क्या है। आई थिंक इन सब के बेसिस पर यू कैन डिसाइड कि कौन सा फ्रेमवर्क चूज करना वुड बी अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ओके, सो लाइक अभी आप ऊबर में काम कर रहे हो, तो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर हम जो उसके स्किल सेट्स जिनकी अभी हमने बात की वो छोड़ दें, उसके अलावा लाइक सिस्टम डिज़ाइन की हम बात करें या फिर हम डीएससी की भी बात करें, तो वो एज अ फ्रंट एंड रोल कितना इम्पोर्टेंट है सीखना? डीएसए एंड सिस्टम डिजाइन तो काफी इंपॉर्टेंट है सीखना, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ग्रोइंग इन योर रोल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो ओके। मतलब जैसे डीएसए फ्रंट एंड में आप अगर मीडियम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, और कुछ जैसे जो हार्ड, जो लीड कोड हार्ड लेवल के प्रॉब्लम्स है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, आप वो कर पा रहे हो, तो आई थिंक यू आर गुड इनफ, लाइक यू आर वेल प्रिपेयर्ड टू एटलीस्ट गिव अ शॉट एट एनी फ्रंट एंड इंटरव्यू। मतलब फ्रंट एंड इंजीनियर से बहुत हार्ड लीड कोड प्रॉब्लम्स या फिर कॉम्पिटिटिव कोडिंग एक्सपेक्टेड नहीं होता। ओके। तो उनको अगर मीडियम लीड कोड मीडियम एंड आप कह सकते हो कि जो लीड कोड हार्ड स्टैंडर्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस जो होते हैं, आप उतना कर लोगे तो इतना काफी है डीएसए के लिए। ओके। बाकी सिस्टम डिजाइन में मतलब कुछ रिसोर्सेज मैंने यूज किए थे, जैसे मैंने नमस्ते डेव यूज किया था, मैंने ग्रेट फ्रंट एंड यूज किया था। तो उसमें उन्होंने कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स बताए हैं दैट आर इम्पोर्टेंट टू build any front end system design, or like to basically solve any front end system design question. तो या सिस्टम डिजाइन बैक एंड एंड फ्रंट एंड का डिफरेंट होता है, इस वजह से जो टॉपिक्स है वो भी डिफरेंट होते हैं। तो वो ओके। काफी, तो फ्रंट एंड मतलब सिस्टम डिजाइन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एज यू, इफ यू आर स्पेशली इंटरव्यूइंग फॉर अ SD2 रोल। SD1 लेवल पे बहुत ही बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती। एंड मैंने जितना देखा है एटलीस्ट फॉर बिग टेक कंपनीज, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली बिग टेक अभी, वहां पे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती इन टर्म्स ऑफ सिस्टम डिजाइन, एटलीस्ट ऑन अ फ्रंट एंड, फॉर अ फ्रंट एंड रोल। ओके। ओके, तो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर कुछ बेस्ट रिसोर्सेज बताइए जहाँ से एज अ बिगनर कोई भी स्टूडेंट फ्रंट एंड डेवलपमेंट अच्छे से सीख सकता है। सो फ्रंट एंड की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो आपका HTML CSS अच्छा होना चाहिए। उसके लिए मुझे लगता है कि यूट्यूब पे आजकल काफी रिसोर्सेज है, काफी हम्म। सारी वीडियोस है, फ्री कोड कैंप इज मोर देन एनफ टू लर्न HTML एंड CSS। फिर जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए भी आई थिंक इट्स मोर देन एनफ। बाकी एक और रिसोर्स है javascript.info, जो कि हम्म। एक रिटन, मतलब इट्स अ वेबसाइट जहाँ पे डॉक्स। मतलब काफी अच्छे से डॉक्यूमेंट किया हुआ है उन्होंने ईच एंड एवरी टॉपिक। दैट इज वन थिंग। फिर मूविंग टू रिएक्ट, मुझे लगता है कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, फिर अगेन यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोज है, दैट आई फील इज मोर देन इनफ टू लर्न HTML CSS JavaScript एंड React। ओके। बाकी ओके। मैंने जावास्क्रिप्ट के लिए एक और रिसोर्स को फॉलो किया था, दैट इज यू डोंट नो JS बाय काइल हम्म। सिम्पसन। काफी राइट। फेमस वो हाँ। सीरीज है, एंड आई थिंक वो तभी पढ़ना चाहिए व्हेन यू वांट टू गो इन डेप्थ इनटू जावास्क्रिप्ट, लाइक ईच एंड एवरी नुआंस अगर आपको समझने की लाइक क्यूरियोसिटी है, हम्म। आप तभी पढ़ लीजिए। बाकी मैंने अक्षय सैनी का जो नमस्ते डेव है, मैंने वो भी हम्म। फॉलो किया था, जो उनका नमस्ते जावास्क्रिप्ट सीरीज है, नमस्ते रिएक्ट सीरीज है, फिर नमस्ते सिस्टम डिजाइन सीरीज है, मैंने वो भी फॉलो किया था। ओके। ओके, जो आपका इंटरव्यू लाइफ ने दिया था वो उसका जो था एक्सपीरियंस वो कैसा रहा था, वो एक बार शेयर कर दीजिए। यस, सो मेरे से उबर में 5 राउंड्स हुए थे मेरे। उनमें से फर्स्ट राउंड वाज अ स्क्रीनिंग राउंड, एंड एवरी राउंड वाज अ एलिमिनेशन राउंड। तो ओके। अगर मेरा स्क्रीनिंग लेट से क्लियर हुआ है तभी आई एम एलिजिबल फॉर द ऑन साइट्स। हम्म। तो बेसिकली स्क्रीनिंग में उन्होंने मुझसे एक कॉम्बिनेशन पूछा था डीएसए का और फ्रंट एंड का। तो मुझसे लेट्स से एक मीडियम क्वेश्चन पूछा डीएसए का, उस पे एक थोड़ा सा फॉलो अप डिस्कशन हुआ, फॉलो अप क्वेश्चन का एक वर्बल डिस्कशन हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कुछ पॉलीफिल जावास्क्रिप्ट में पॉलीफिल वाले क्वेश्चंस पूछे थे। हम्म। फिर उन्होंने वर्बली मुझसे कुछ रिएक्ट के जो फंडामेंटल्स है उस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, एंड वो मेरा स्क्रीनिंग राउंड था। देन मेरा जो एक्चुअली में फर्स्ट राउंड हुआ है, दैट वाज प्योरली डीएसए बेस्ड, एंड दैट वाज ओके। बेस्ड ऑन अ लीड कोड स्टैंडर्ड हार्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन डीपी। ओके। और उस पे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे।
एंड वो कोड करके एग्जीक्यूट भी करना था, रन करना था। तो वो मैंने पूरा रन किया था एंड पूरा सोल्यूशन, मतलब पूरा वर्किंग सोल्यूशन दिखाया था, लाइक विद ऑल द क्लीन कोड, गुड वेरिएबल नेम्स एंड एवरीथिंग। फिर फाइनली वो जब क्लियर हुआ तो मेरा फिर थर्ड सेकेंड राउंड हुआ। सेकेंड राउंड, व्हेन आई से सेकेंड, इट्स फॉर द ऑन साइट्स, बाकी इन ओके। टोटल थर्ड। सो उसमें मुझसे पूछा गया था, दैट वाज मोर ऑफ अ एलएलडी राउंड, बट उबर में उसको बोलते हैं टेक स्पेशलाइजेशन राउंड। सो ओके। उसमें इसे अगेन मतलब काफी मुश्किल जावास्क्रिप्ट की कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट रखी गई थी, तो वो सॉल्व करना था। वो क्वेश्चन एक्चुअली में इतना बड़ा था कि टुक अप लाइक अराउंड 3/4 विथ लेंथ ऑफ माई स्क्रीन। तो वो ओके। इतना बड़ा क्वेश्चन था कि आई हैड टू टेक लिटरली 5 minutes जस्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, अच्छा वो क्या कहना चाह रहे हैं, लाइक व्हाट डू आई नीड टू सॉल्व। एंड उसमें ना बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन थी जो आई 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 हैड टू फिल्टर आउट। मतलब आपको कभी कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा, आपको हम्म। एक कहानी फॉर्म में एक क्वेश्चन मिलेगा, and you need to figure out कि अच्छा what is relevant for you to, what information is relevant for you to solve the problem and what information you need to just ignore। राइट। और हाँ, एंड देन फिर मैंने मतलब जावास्क्रिप्ट में सॉल्व किया था उस प्रॉब्लम को। मतलब इट वाज बेस्ड ऑन असिंग जावास्क्रिप्ट ओनली, एंड ओके। हाउ टू बेसिकली डू मेमोराइजेशन, कैशिंग हम्म। इन असिंग जावास्क्रिप्ट। मतलब इसी के अराउंड एक मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू कोड लाइक अराउंड 50 लाइन्स ऑफ कोड, मतलब मिनिमम इतना तो ओके। लिखना ही है। दैट इज एक्सपेक्टेशन एट SD2 लेवल। एंड उसके लिए फिर लाइक टाइमलाइन आपको कितना मिला था? मुझे मेरा एक्चुअली नेक्स्ट डे ही हो गया था। सो DSA लेट्स ओके। से थर्सडे को हुआ था, और हम्म। फ्राइडे को ही उन्होंने मतलब मुझे 2 घंटे में बता दिया कि ठीक है, दिस राउंड इज क्लियर। एंड देन ओके। उन्होंने अगले ही दिन मेरा शेड्यूल कर दिया ये राउंड। सो आई ओके। हैड जस्ट एन एंटायर इवनिंग टू प्रिपेयर फॉर दिस राउंड। ओके। एंड मैंने मतलब प्रिपेयर भी ऐसे किया था कि लाइक आई जस्ट लुक्ड एट लीड कोड पे क्या क्या हम्म। क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंटरनेट पे आई सर्च किया अच्छा प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या थे, और मैं बस वही प्रिपेयर करके चली गई। ओके। ओके। तो हाँ, तो ये हो गया हमारा सेकेंड राउंड, टेक स्पेशलाइजेशन। अगेन दिस वाज आल्सो एन एलिमिनेशन राउंड, ये क्लियर हुआ। तो उसके बाद हुआ मेरा HLD राउंड। तो HLD राउंड में उन्होंने मुझसे लाइक एक गूगल कैलेंडर डिजाइन करने को बोला था फ्रॉम अ फ्रंट एंड पर्सपेक्टिव। एंड ओके। थोड़ा सा उन्होंने बैकएंड का भी पूछा कि अच्छा हाउ विल द बैकएंड लुक लाइक, मतलब जो डेटा फ्लो है वो हाउ हम्म। हाउ विल द डेटा फ्लो फ्रॉम फ्रंट एंड टू बैक एंड। बैक एंड में थोड़ा बहुत उन्होंने पूछा कि डेट मतलब क्या क्या डेटा हम मैनेज कर रहे हैं ऑन द बैक एंड साइड, कितना डेटा हम फ्रंट एंड में मैनेज कर रहे हैं। तो वो सब ओके। चीजें उन्होंने पूछी थी। एंड देन मतलब आई यूज द रेडियो फ्रेमवर्क to answer that question, to structure ओके। the entire मतलब interview basically। वरना ओके। system design can go any हाँ। direction। तो ये बिल्कुल आपके हाथ में होता है कि आप किस डायरेक्शन में मतलब इंटरव्यू को लेके जा रहे हो। तो हम्म। that holds true for any interview for that matter, but system design interviews tend to be a little more vague as compared to any coding round। या। तो ये मतलब ये सेकंड लास्ट राउंड था, एंड फाइनली मेरा जो लास्ट राउंड था वो था बार रेजर। सो बार ओके। रेजर मीन कि जो आपका बिहेवियरल राउंड है, तो इसमें मुझसे मेरे पास्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा गया था। मेरा मतलब मेरा मोटिवेशन पूछा गया था कि व्हाई डू आई वांट टू स्विच फ्रॉम अटलासियन टू उबर। हम्म। एंड मतलब मुझसे कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे गए थे कि व्हाट वुड यू डू इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो दे बेसिकली असेस कि आर यू लाइक अ गुड फिट फॉर Uber's culture हम्म। and will be able to survive in such a fast-paced environment। तो ये सारी चीजें वो बेसिकली इवैल्यूएट करते हैं इसमें। फाइनली आफ्टर 1 वीक मुझे जो रिजल्ट है वो मिला कि ठीक है, लाइक दे आर गोइंग अहेड विद द ऑफर, एंड देन द रिक्रूटर लाइक शेयर्ड द रिजल्ट, एंड देन दे शेयर्ड द ऑफर, द नंबर्स ओके। दैट दे आर गोइंग टू मी। ओके। सो या। ओके। सो लाइक कुछ टिप्स बताइए कि अगर कोई बिगनर लाइक अभी जो 2025 में अगर कोई क्रैक करना चाहता है इस तरीके से बिग टेक कंपनीज को, तो वो क्या रोड मैप फॉलो करे? सो मतलब इट्स अ नो ब्रेनर, बट DSA तो करना ही है, चाहे ओके। वो बैक एंड हो चाहे फुल स्टैक हो। सो नंबर वन, आपका DSA अच्छा होना चाहिए। आप एटलीस्ट मीडियम क्वेश्चंस को विद इन 20 मिनट्स सॉल्व कर पा रहे हो, दिस इज द बेसिक एक्सपेक्टेशन। तो ओके। मैं तो बोलूंगी कि आप सबसे पहले जो आपके फंडामेंटल्स अगेन ऑफ ईच एंड एवरी डेटा स्ट्रक्चर, आप पहले वो कर लो। और फिर उसके बाद मूव ऑन टू द
द इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब लीड कोड पे अब तो टाइमर वाला ऑप्शन भी आ गया है. सो हम्म. वंस यू आर कंफर्टेबल विद अ पर्टिकुलर टॉपिक तो आप टाइम करो एंड सी इफ यू आर एबल टू सॉल्व इट अंडर अ गिवन टाइम. तो डीएसए नंबर वन आना चाहिए. नंबर टू आई वुड से, ये अगेन कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है. कुछ जैसे कंपनीज लाइक अडोबी, दे आस्क सीएस फंडामेंटल्स. जैसे आपको ओके. ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फिर ऊप्स हो गया, वो सब सीएम. पूछ लेते हैं. हाँ, एट अ कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, एट अ हम्म. एसडी टू लेवल ऑल्सो. मतलब ओके. ये बहुत ही डिफर करता है फ्रॉम कंपनी टू हम्म. कंपनी, एंड ऑप्शनल है. तो वो आपको आना चाहिए. ठीक है. बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे फोकस ऑन डीएसए प्लस सिस्टम डिजाइन प्लस डोमेन नॉलेज. ओके. तो आपका डोमेन नॉलेज से मतलब हुआ कि आप मतलब एट SD2 लेवल, क्या आप बैकएंड में स्पेशलिस्ट हो, क्या आप फ्रंट एंड में स्पेशलिस्ट हो, या फिर आप फुल स्टैक डेवलपर हो. तो ओके. अकॉर्डिंगली मतलब जिस डोमेन के लिए भी यू आर इंटरव्यूइंग, वो उस हिसाब से दे एडजस्ट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डीएसए क्वेश्चन. सो बैकएंड ओके. इंजीनियर से डीएसए की कॉम्प्लेक्स मतलब एक्सपेक्टेशन हाई होती है, बिकॉज वो हम्म. लॉजिक मतलब उसमें लॉजिक ज्यादा इन्वॉल्व होता है. राइट, राइट, राइट. वेर एज फ्रंट में इट्स मोर ऑफ डोमेन, मतलब नॉलेज कितनी है आपको, तो दे हम्म. टेस्ट योर नॉलेज. तो सो आपसे लाइक फ्रेमवर्क के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे थे, या सिंपल यस, बेसिक्स पूछे थे? फ्रेमवर्क के बारे में भी पूछे थे. ओके. मतलब दे जस्ट आस्क्ड कि आपको कौन सा फ्रेमवर्क आता है. सो हम्म. अगर लेट्स मैंने तो हर बार रिएक्ट जवाब दिया. बट हम्म. इफ समवन नोज एंगुलर या व्यू, तो दैट इज ऑल्सो फाइन. ऐसे कोई ओके. स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं थी कि द कैंडिडेट शुड नो अ पर्टिकुलर फ्रेमवर्क बिफोर हैंड. ओके. या सो हाँ, ओके. सो एज अ जूनियर फ्रंट एंड डेवलपर, अगर कोई लाइक अपनी स्किल लेवल अप करना चाहता है और लाइक और अच्छे रोल पे जाना चाहता है, तो वो क्या टिप्स फॉलो करे, या फिर वो जो मिस्टेक्स करते हैं वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? सो पहली बात, लाइक एक जूनियर इंजीनियर को अगर ग्रो करना है अपने रोल में, सो हम्म. सबसे पहले तो जूनियर इंजीनियर एंड जो SD1 और SD2 इंजीनियर्स होते हैं, उनमें कुछ डिफरेंसेस ये होते हैं कि जो SD2 है उनमें ओनरशिप हाई होती है, ओके. whereas SD1 में ओनरशिप थोड़ी कम होती है. तो if someone who is at a SD1 level, they want to grow into an SD2 role, so they should own projects end to end, like complete ownership. Like they should see that they are able to deliver everything till the end. So actually, it's not just front end and back end. It's just that from the day you are given the requirements या. to the day that feature is being deployed in production and is now rolled it out for the customers. हम्म. उसमें मतलब you have to make sure that you are able to deliver a quality code, या. एंड आपने टाइम पे डिलीवर किया है, आपने सारे स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करके रखा है थ्रू आउट द प्रोसेस. फिर ओके. उसमें कुछ भी इश्यूज आ रहे हैं, यू आर ओनिंग अप, बेसिकली यू आर टेकिंग ओनरशिप ऑफ हम्म. सॉल्विंग दोज इश्यूज, एनी एसएलए ब्रीचेस, एनीथिंग. तो ओके. बेसिकली आप कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल हो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए या उस पर्टिकुलर फीचर के लिए. दैट इज द मीनिंग ऑफ ओनिंग अ प्रोजेक्ट एंड टू एंड. Also at a SD1 level, आप you are basically in a asking mode, like you are asking कि how to solve this, how to solve that. आप basically थोड़ी ज्यादा help मांगते हो. ओके. But if you want to grow from this role to SD2, तो आप asking मतलब आप now instead of asking questions, now you are at a suggesting mode. So basically now you are suggesting solutions. जैसे ओके. लेट्स से आपने कोई प्रॉब्लम फेस करी, ठीक है. तो इफ यू आर एट अ SD2 लेवल, यू शुड बी केपेबल एनफ टू एटलीस्ट कम अप विद सम सोल्यूशन इन योर माइंड. एंड इंस्टेड ऑफ जस्ट आस्किंग एंड डिस्कसिंग विद द टीम कि अच्छा ये कैसे करना है, लेट्स से यू हैव अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ए. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग टू द टीम एंड सेइंग कि अच्छा हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम ए, now your approach should be ki, hey, I am seeing this problem A, I have a solution A in mind, but I'm not very sure whether this will work or not. So ओके. but this is what I think based on the problem that I have received. So now ओके. you are not just asking, you're also suggesting some solution. हम्म. This is the expectation from a SD2, right? Again, then third thing would be कि आप सिस्टम डिजाइन को समझ रहे हो, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू डिजाइन डिस्कशंस.
basically at a SD2 level, you are contributing more to design discussions. You have more authority in terms of making the tech decisions, in terms of how you're influencing your team. वो चीज SD1 लेवल पे नहीं होती. हम्म. मतलब SD1 लेवल पे you're just learning and राइट. doing. And आपके टास्क में भी people can help you. People will help you in fact. But at a SD2 level, you're expected to be more independent in terms of execution of the task. So ओके. it's ओके. just that SD2 is a upgraded version of SD1 where everything is just faster, more skilled, and you can say have better tech knowledge and हम्म. better debugging skills also. Debugging skills are a major thing. Like in SD2 level, it is expected कि ठीक है, you will be able to figure this out on your own and at a faster pace. ठीक है. ओके. So that is one thing. Then final is कि not final, but there are a lot of more points, but just in the interest of time, I'll keep it very short. Another thing is at a SD2 level, you are expected to provide mentorship in your team, do code reviews, improve the quality of the code base. Whereas at SD1, you are not expected to mentor anyone, but receive mentorship from your seniors, SD2, SSC, and so on. And you are expected to learn. You are in a learning phase in ओके. SD1. At SD2, you are at a contributing phase. हम्म. So there are few distinctions, or you can say few differences between SD1 and SD2. So अगर ये differences कम हो गए, it means you are growing in your role as a SD, as a software engineer. ओके. ओके. सो लाइक इफ समवन वांट्स टू स्टैंड आउट, लाइक अगर हम ऑफ कैंपस की बात करें तो जो आपका सीवी होता है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर मैं ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स बिल्ड करूं सो डेट कि मैं स्टैंड आउट कर पाऊं. कौन से प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो या. एट अ एस लेवल. या. ठीक है. सो मतलब ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मतलब मेरे केस में इट वाज दी माय ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन दैट हेल्प मी स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड. सो ओके. मेरे रेज्यूमे में इंस्टेड ऑफ अ प्रोजेक्ट सेक्शन आई हैव अ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन सेक्शन. ओके. तो मैंने वहां पे मतलब अपनी जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंड इट नीड नॉट बी जस्ट कोड कॉन्ट्रीब्यूशन, इट कुड बी एनी सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन. जैसे आप अगर कोई प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हो या कम्युनिटी मैनेज कर रहे हो या फिर आप प्रोडक्ट मैनेजर की तरफ ही इनफैक्ट कुछ कर रहे हो कंट्रीब्यूट, या फिर आप यूएक्स डिजाइनर की तरफ भी, यू कैन वेयर मल्टीपल हैट्स बेसिकली व्हेन यू आर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन. सो मेरे केस में दैट हेल्प्ड टू हेल्प मी इन स्टैंडिंग आउट बिकॉज मेरे रेज्यूमे में वो एक काफी यूनिक सेक्शन था जो नॉर्मली नहीं दिखता किसी राइट. रेज्यूमे में. राइट. सो मैंने GSOC भी किया था उस टाइम as a ओके. mentor. So I participated in GSOC as a mentor. That was one thing. I was part of GitHub Campus Expert community. I I have participated in many like programs under GitHub Campus Expert. ओके. So मैंने उसमें क्या क्या किया था, I talked about that in my resume. And that was, since that is not something that you can see in any other resume, like it's राइट. not very common. So इस वजह से that helped me in standing out of the crowd. ओके. सो जैसे कि हम ओपन सोर्स की बात करें तो हाउ कैन समवन कंट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स. सबसे पहले तो आई वुड से कि मैं अपनी जर्नी बताती हूँ, लाइक मैंने हाँ. कैसे स्टार्ट किया. मैंने सेकेंड ईयर में मतलब मुझे GSOC के बारे में पता लगा था एंड आई वॉज क्वाइट फैसिनेटेड बाय इट. और ओके. क्योंकि मैं देखती थी कि मतलब एज अ स्टूडेंट यू आर getting the opportunity to contribute to some very real world like applications that are actually being used by millions of people around the world. So उस टाइम ये चीज मुझे बहुत फैसिनेट करती थी. एंड ऑल्सो मतलब यू आर गेटिंग टू अर्न एट एज अ स्टूडेंट, राइट. सो ये राइट. दोनों फैक्टर्स को थे कंबाइंड दैट फैसिनेटेड मी अ लॉट. एंड आई डिसाइड, तो द वे आई स्टार्टेड इज कि मैं GSOC की वेबसाइट पे गई सबसे पहले. मैंने वहाँ पे जो प्रीवियस GSOC के मतलब पार्टिसिपेंट्स थे, जो ऑर्गेनाइजेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, मैंने उनको देखा उनकी वेबसाइट पे. मैंने फिल्टर आउट किया बाय वेब कैटेगरी बिकॉज आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट इन द वेब डेवलपमेंट साइट. और मैंने फिर उसमें से देखा कि मुझे कौन से मतलब ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ के या फिर उनके काम के बारे में पढ़ के मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है. तो दिस इज द वे आई फिल्टर्ड आउट. ऑब्वियसली देयर कुड बी अदर वेज ऑल्सो कि
आपने कहीं, लेट्स से आपका कोई फ्रेंड है, दे माइट बी कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स, कोई और ऑर्गेनाइजेशन दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन जीसॉक, एंड आपको उसके थ्रू पता लगा कि ओ ठीक है, दिस इज एन ऑर्ग वेयर यू कैन कंट्रीब्यूट, दैट कुड बी हम्म वन थिंग। अदर थिंग कुड बी कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू पता लगा किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, या उनके थ्रू आपको पता लग गया। तो या फिर आपको गिटहब पे मतलब कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट दिख गई जिसमें यू फेल्ट लाइक यू वांट टू कंट्रीब्यूट। तो देर हम्म आर डिफरेंट एवेन्यूज, एंड मतलब और एक और चीज ये है कि देर आर डिफरेंट कम्युनिटीज ऑल्सो। जैसे स्लैक पे कम्युनिटीज होते हैं, डिस्कॉर्ड पे कम्युनिटीज होते हैं, वहां पे भी देर आर पीपल फ्रॉम हु आर मेन कंट्रीब्यूटर्स और मेंटेनर्स ऑफ डिफरेंट ओके ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, who talk about these who talk about these their own, like their work in different open source organizations, हम्म right? एंड फाइनली देखा जाए तो मतलब जैसे आप कॉन्फ्रेंसेस में जाएंगे, आप मीटअप्स में जाएंगे, आप जैसे कोई भी नेटवर्किंग इवेंट में जाएंगे, तो वहां पे भी आपको लोग मिलेंगे हु माइट बी कंट्रीब्यूटिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। या और होता है मतलब दे आर द पीपल हु आर मोर एक्टिव इन द डेवलपर कम्युनिटी। तो आपको ये अलग अलग तरीकों से पता लग सकता है किसी भी मतलब ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज कि आपको ऑर्ग मिल गई, राइट, वेयर यू वांट टू कंट्रीब्यूट। सेकंड स्टेप इज हाउ टू कंट्रीब्यूट। हम्म तो सो द वे वी कैन कंट्रीब्यूट इज कि सबसे पहले तो आप उनका रीडमी पढ़ो। उनका जो ओके गिटहब रेपो है उसमें हो सकता है कि मल्टीपल मतलब रेपोज हो। तो आप जो भी उनके रेपोज है पहले वो एक्सप्लोर करो, उनका रीडमी देखो। उसमें पक्का कोई ना कोई स्लैक लिंक होगा या डिस्कॉर्ड लिंक होगा या कोई भी कम्युनिटी लिंक होगा, ज्वाइन दैट। अलग अलग जो भी चैनल्स है आप उनको देखो पहले कि हर चैनल का मतलब रेलेवेंस क्या है। जैसे देर इज ऑलवेज अ इंट्रो चैनल, देन देर इज अ डाउट चैनल, देन देर इज अ हम्म रिव्यू चैनल। ऐसे ऐसे करके अलग अलग चैनल्स होते हैं, राइट? एंड देर आर पीपल विद डिफरेंट रोल्स ऑल्सो, व्हेन समवन इज अ मेंटेनर, समवन इज अ एडमिन, समवन इज अ रिव्यूअर, समवन इज जस्ट अ नॉर्मल कंट्रीब्यूटर। अलग अलग रोल्स होते हैं, राइट? तो ये हो गया द वे दैट यू कैन क्विकली लाइक जॉइन द कम्युनिटी, एंड जो भी मैसेजेस है पढ़ पढ़ के यू कैन अंडरस्टैंड, लाइक you can get a sense of what is happening within that open source org. Now, coming to the coding part. ठीक है, if so when you say open source contribution, the major misconception I see is कि people always assume कि अच्छा कोड करके ही contribute कर सकते हैं, हम्म right? So but that is not the case. You can contribute in any way. Technical ओके documentation, आप कंटेंट बना सकते हो अबाउट व्हाट दैट सॉफ्टवेयर डज और व्हाट दैट एप्लीकेशन डज। ठीक ओके है, फिर आप यूआई डिजाइनर की तरह काम कर सकते हो। आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाले साइड जा सकते हो, वेयर यू आर इवैल्यूएटिंग की प्रोडक्ट को कैसे बेटर कर सकते हैं, व्हाट इज हम्म द करंट स्कोप एंड ऑल दोज थिंग्स। देन यू कैन मैनेज द कम्युनिटी ऑल्सो। देन आप मतलब यूएक्स रिसर्च कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तरीके हैं इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट। बट फॉर नाउ आई विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट इन टर्म्स ऑफ कोडिंग। तो सबसे पहले क्या होगा कि आप उनकी रीडमिंग में जाओ, उनकी जो सेटअप गाइडलाइंस है उसको देखो, राइट? उसमें पूरे इंस्ट्रक्शंस होंगे ऑन हाउ टू सेटअप योर हाउ हाउ टू सेटअप द रेपो लोकली। आजकल तो मतलब जो वो आजकल आपको लोकली भी सेटअप करने की जरूरत नहीं है। देर इज दिस फीचर इन व्हाट यू कॉल गिटहब इट, गिटहब, नहीं गिटहब में ही देर इज दिस फीचर लाइक वे यू कैन ओपन दैट वर्क स्पेस ऑन द वेब इटसेल्फ। सो हाँ आपको setup या की जरूरत नहीं पड़ती। यू कैन जस्ट ओपन इट अप इन द वेब एंड यू कैन स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर ऑल्सो, राइट? सो मतलब वो भी एक तरीका हो गया। बट वन यू कैन लाइक फर्स्ट सेटअप द रेपो लोकली, फिर उसके बाद यू कैन गो थ्रू बिगिनर फ्रेंडली इश्यूज। सो उस पे वो टैग लिखा होगा कि बिगिनर फ्रेंडली इश्यूज क्या है। वट ओके आई पर्सनली फाइंड इज द बेस्ट वे टू लर्न इज फ्रॉम अदर पीपल्स पीआर। दूसरों की ओके पीआर देखो, वो क्या कर रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। दैट इज ओके द बेस्ट, द इजिएस्ट वे आई फील कि मतलब यू कैन लर्न अबाउट अ कोड बेस इन अ फास्टर वे। हम्म दिस इज व्हाट यू कैन डू। और फिर उसके बाद मतलब जस्ट पिक अप एनी इशू एंड स्टार्ट, टेक योर टाइम, वर्क ऑन इट, discuss it within the community if you feel the need, and then raise your first PR.
and this is how you get started. Anyways, Okay, okay, like that's a good roadmap. How to build a large scale applications? so okay, आप मतलब in terms of scalability आप ये क्वेश्चन हाँ बोल पूछ रहे हो? सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। सो फ्रंट एंड में आई थिंक स्केलेबिलिटी इतना मैटर नहीं करता जितना ओके। परफॉर्मेंस मैटर करता है. ओके। दिस इज मोर ऑफ अ बैक एंड रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि हम्म। uh, देखा जाए तो फ्रंट एंड में आपका एक ही बंडल जा रहा है पर यूजर, हाँ। राइट? तो जैसे हम्म। आपका एक सर्वर है, वो दुनिया भर के जो क्लाइंट्स है, जो यूजर्स है, उसका लोड मैनेज कर रहा है. बेसिकली माई पॉइंट इज कि देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लोड टेस्टिंग इन फ्रंट एंड. हम्म। तो स्केलेबिलिटी मतलब स्केलेबिलिटी से ज्यादा आई फील इट्स मोर अबाउट परफॉर्मेंस. इट्स अबाउट डिफरेंट मेट्रिक्स, जैसे आपका टाइम टू इंटरएक्टिव हो गया, क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट हो गया, फिर आई थिंक एफसीपी हो गया. तो हम्म। ये सारी अलग अलग जो मेट्रिक्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रंट एंड में. सो ओके। अगर हम इनकी, हाँ, तो अगर हम इनकी बात करें तो मतलब आपके पास बहुत सारी लेवल्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है. जैसे आप कोड स्प्लिटिंग कर सकते हो एट अ कंपोनेंट लेवल, आप लेजी लोडिंग यूज कर सकते हो, आप कैशिंग यूज कर सकते हो जैसे एट अ नेटवर्क लेवल, मतलब मिनिमम कोड आप सेंड कर रहे हो विद नेटवर्क, राइट? या। फिर आप अलग अलग रेंडरिंग स्ट्रैटेजीज हो गई, जैसे आप CSR यूज करना मतलब क्लाइंट साइड रेंडरिंग यूज करना चाहते हो, सर्वर साइड रेंडरिंग यूज करना चाहते हो. फिर इसके कॉम्बिनेशन भी होते हैं, मतलब हाइब्रिड भी हो सकते हैं. बहुत सारे अलग अलग स्ट्रैटेजीज हो गई. फिर आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज लेवल पर हो गया, मतलब आप इमेज को प्री फेच कर सकते हो, फिर आप प्री लोड कर सकते हो. फिर आपके बहुत सारे अलग अलग तरीके हो गए. लेट्स से आप, आपके पास एक इन्फिनाइट स्क्रॉलिंग वाली चीज है. सो माय पॉइंट इज कि मतलब अलग अलग तरीके हैं दैट यू कैन हम्म। यूज डिपेंडिंग ऑन योर यूज केस, कि आपके केस में कितना कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है. ओके ओके ओके, सो एट द एंड आप क्या टिप्स एंड या फिर क्या कॉमन मिस्टेक जो भी आप शेयर करना चाहो, वो क्या चीज़ें शेयर करना चाहोगी सो डेट आ स्टूडेंट कैन स्टार्ट देयर फ्रंट एंड जर्नी एंड लाइक गेट अ गुड जॉब? या सो सबसे पहले तो बहुत कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखी है वो ये है कि उनके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होते. जैसे जो कोर हम्म। जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट हो गए, जैसे कि मतलब आप प्रोमिसेस क्यों यूज कर रहे हो, आप कॉल बैक्स क्यों यूज कर रहे हो, फिर आप मतलब इवेंट लूप क्या है, फिर मतलब ऐसे अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स है जावास्क्रिप्ट के, वो समझे बिना स्टूडेंट्स जस्ट डायरेक्टली यूज लाइब्रेरीज. तो हम्म। वो एक सबसे बड़ा इशू मुझे दिखता है कि मतलब आप अननेसेसरली अपने कोड बेस को बहुत ब्लोटेड सा रख रहे हो, राइट? आपको लेट्स से एक या। सिंपल डेट डेट के साथ काम करना है. अब आपको अगर नहीं पता डेट लाइब्रेरी, मतलब जो डेट ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के बाद जावास्क्रिप्ट में, बट आप डायरेक्टली कोई डेट की लाइब्रेरी यूज कर रहे हो, जैसे डेट एफएनएस करके एक लाइब्रेरी है, हम्म। आप यूज कर रहे हो. आप अपने अननेसेसरली अपने कोड बेस में लाइब्रेरीज ऐड किए जा रहे हो, उसको एकदम भारी कर रहे हो, राइट? तो द गोल इज टू कीप योर कोड एज सिंपल एज पॉसिबल, राइट? सो दैट इज ओके। वन थिंग कि फंडामेंटल समझे बिना आप डायरेक्टली कोड करने बैठ रहे हो. अनदर थिंग आई सी इज कि CSS से बहुत डरते हैं लोग. आई राइट। डोंट, yeah, they want to directly jump into Tailwind. They directly want to jump into like different like frameworks. जैसे Shadcn हो गया, डायरेक्टली उनको हाँ। बस डिजाइन लाइब्रेरी में चले जाना है. They are राइट। somehow very of using like plain CSS. बट आपको समझना पड़ेगा कि फ्लेक्सबॉक्स क्या है, ठीक है, हम्म। बॉक्स मॉडल क्या होता है, ठीक है, फिर अलग अलग पोजीशनिंग क्या होती है, क्यों यूज किया जाता है. जब तक आप वो फंडामेंटल नहीं समझोगे, तब तक आप जो भी यूज कर रहे हो ना, आप टेलविंड भी यूज कर रहे हो बेशक, बट आप समझ नहीं रहे हो कि वो क्यों मतलब यूज किया जा रहा है, हाँ राइट। राइट? मतलब एंड इवन HTML. वहाँ भी एक, हाँ एंड इवन वहाँ भी एक वो है ना लिमिट, अगर आपको प्लेन सीसेस आती है तो आप वहाँ पे अपने आपको जो भी कस्टमाइज चेंजेस करने हैं वो आपके लिए करना काफ़ी इजी होता है, अगर आप टेलविंड सीएस या फिर बूट स्ट्रैप या फिर कुछ भी यूज कर रहे हो तो। डेफिनेटली. मतलब आई पर्सनली फील कि मेरे मेरे पास कोड का ज्यादा कंट्रोल रहेगा इफ आई नो हम्म। द फंडामेंटल्स. मतलब राइट। जैसे मैंने अभी तक एंटरप्राइज में स्टाइल कंपोनेंट्स यूज किया है. स्टाइल कंपोनेंट्स आर आल्सो गुड व्हेन यू हम्म। लाइक वांट टू स्केल अप योर फ्रंट एंड एप्लीकेशन, जैसे मिनिमम हम्म। कोड करना है. हाँ। बट उसमें भी अल्टीमेटली यू आर यूजिंग प्लेन CSS ओनली, राइट? इट्स राइट। इज दैट आपने कंपोनेंट वाला जो मॉडल है, मतलब मॉडल है, वो आपने CS मतलब स्टाइलिंग में लगा दिया, हम्म। राइट? तो व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन फ्यू ओपन सोर्स मतलब
कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स थे, तो आई वाज वर्किंग ऑन देम विद फ्यू कॉलेज स्टूडेंट्स, and they were like, no, why are you using style components or no CSS, why not directly use tailwind, जल्दी से काम हो जाएगा. So उनका हाँ. फोकस कि जल्दी काम करना है. Right. राइट. They did not want to understand अच्छा ये क्यों हो रहा है. And I understand, I relate. I was in a similar position back in college, but now I understand कि नहीं, ये important है. आप ये नहीं समझोगे जब तक CSS के फंडामेंटल्स हो गए, HTML के फंडामेंटल्स हो गए, फिर जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल्स हो गए. फंडामेंटल समझने में नहीं लगेगा ज्यादा टाइम. हम्म. इट्स जस्ट हर language, हर मतलब लैंग्वेज हो गया, फ्रेमवर्क हो गया, लाइब्रेरी हो गई, सबके अपने अपने बहुत नुआंसेस है. राइट. आप टेक में भी कोई भी चीज कंप्लीटली नहीं सीख पाओगे. राइट, हम्म. बट आपके जो फंडामेंटल्स है वो तो लिमिटेड है. राइट, तो करेक्ट. उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रास्प होना चाहिए. हम्म. तो दैट इज वन थिंग. अनदर थिंग इज कि मतलब व्हाट आई सी इज कि स्टूडेंट्स जंप इनटू द ट्रेंड कि हम्म. आजकल कौन सा फ्रेमवर्क ट्रेंडिंग है. करेक्ट. राइट, तो they instead of focusing on a single language, like I see कि they are more focused on अच्छा हम C++ करें, हम जावास्क्रिप्ट करें, हम पाइथन करें, हम जावा करें, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स है वो तो सेम रहेंगे. राइट, इट्स करेक्ट. जस्ट सिंटैक्स इज गोइंग टू चेंज. तो राइट. मतलब वो माइंडसेट आई थिंक मतलब चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इससे दिस विल हेल्प देम आल्सो, बिकॉज इससे दे विल बी एबल टू इजीली स्विच फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. या. So that's one thing. Also another thing I see is कि हड़बड़ी में बहुत रहते हैं students, like they want to learn everything quickly, they want to see the output of whatever they are doing very quickly. उनको मतलब एटलीस्ट 2 से 3 महीने तो देने चाहिए किसी भी टेक स्टैक हाँ. को. राइट, बिफोर मेकिंग अ डिसीजन कि अच्छा इसको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं. बट आजकल तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में ही people just want to learn everything. They want to participate in hackathons. I'm not saying that is a bad idea, हम्म. but I feel that it is like too fast for even राइट. your mind to comprehend what you are learning. Right. You can definitely improve or increase the speed of your learning, but again mind का भी एक वो होता है, मतलब absorbing power होता है कि आप कितना knowledge absorb कर सकते हो at a time, and then you apply it. And I राइट. definitely recommend कि आप एक टेक स्टैक सीख के हैकेथॉन्स में जाओ, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो, प्रेजेंट करो, समझो कि हाउ इज इट यू नो you how you are able to use a technology to solve a business problem and then present it. बहुत सारे स्किल सेट आप सीखते हो व्हेन यू आर पार्टिसिपेटिंग इन अ हैकेथॉन, बोथ राइट. टेक एंड नॉट स्किल्स. हम्म. तो दैट इज वन थिंग, मतलब अनदर थिंग. एंड या आई थिंक मोस्टली ये सब चीजें हो गई. बाकी एक चीज मैंने ये देखी कि स्टूडेंट्स या तो बहुत सारी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर देंगे, या तो मतलब एक ही चीज, मतलब या तो बहुत जल्दी गिव अप कर देंगे. हम्म. राइट, तो जैसे कि नेटवर्किंग, या तो मतलब नेटवर्किंग भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. राइट, हाँ, बट मेनली किसी मेनली होता है कि डेवलपमेंट और डीएसए कर रहे होते हैं एक साथ, तो वो हम्म. काफी ज्यादा देखा है. Yeah. So I understand where they are coming from, to be very honest. मतलब जरूरत भी है कंसिडरिंग कि इंटरव्यूज में डीएसए चाहिए, हाँ. फिर प्रोजेक्ट्स के लिए डेवलपमेंट चाहिए, फिर अपार्ट फ्रॉम दिस अपना रेज्यूमे बनाने के लिए यू नीड प्रोजेक्ट्स, यू नीड सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सो यू ट्राई टू पार्टिसिपेट इन एन नंबर ऑफ थिंग्स. बट मैं यही बोलूंगी कि लाइक एटलीस्ट थोड़ा फोकस से एक एक चीज में अगर ध्यान दे तो probably you might become very good at it. हम्म. So that is another thing. ये सब जो मैंने पॉइंट्स बोले ये फ्रंट एंड में भी अप्लाई होते हैं, मतलब इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू अ जेनरिक स्टूडेंट, लाइक उन पे भी अप्लाई होते हैं. और इन जनरल लाइक इफ यू आर अ जूनियर फ्रंट एंड इंजीनियर, उन पे भी अप्लाई होती है. मतलब ये कॉमन मिस्टेक्स है जो मैंने देखी है, मैंने अपने ओके. केस में भी देखी है. एंड हम्म. मैं तभी एक्सपीरियंस से बोल पा रही हूँ कि मतलब ये सब मिस्टेक्स, दीज आर सम मिस्टेक्स आई ऑल्सो मेड. बट फिर मतलब मैंने रेक्टिफाई भी किया विद टाइम. मतलब ओके. समझना चाहिए कि टाइपस्क्रिप्ट क्यों मतलब आया इन एग्जिस्टेंस. फिर ठीक है, मतलब डायरेक्टली आई वुड से जंप करना आई वुड नॉट रिकमेंड. हम्म. मतलब इफ यू वांट टू बिकम अ गुड इंजीनियर, क्योंकि मैंने इंजीनियर्स को देखा है कि एवरीवन हैज अ वेरी सुपरफिशियल नॉलेज, बट
जो बहुत कम इंजीनियर्स को मैंने देखा है जिनमें बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज होती है ऑफ हाउ थिंग्स आर वर्किंग। व्हेन आई से इन डेप्थ आई डोंट मीन कि आपको ईच एंड एवरी चीज पता है, बट दे हैव दैट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द nuances of a particular thing even if they don't know it beforehand. राइट राइट। Hmm. ओके ओके, सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच श्रेया, आपने काफ़ी वैल्यूबल इंसाइट्स शेयर किए। Yeah, thank you so much, Tarun, for inviting me, and I had a great time here. So, thank you so much.